आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आपको जैसा पता है 10th क्लास से और हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का आज 3rd चैप्टर हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे। क्लियर है बच्चों? लोकतंत्र और आपका विविधता हम लोग अपने इस चैप्टर को देखेंगे और आज हम लोकतंत्र की बहुत सारी बातों को जानेंगे कि आखिर में आपका लोकतंत्र होता क्या है और उसमें कैसी विविधता है। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ अपने देश को लेकर भी हम लोग इसमें समझेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की क्या स्थिति है, कैसा लोकतंत्र है और भारत आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों है। इन सब चीजों को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजों को आपका पढ़ेंगे। बच्चों मैं जानना चाहता हूं जैसे कि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत आपके नजदीक हैं, तो अगर कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर मुझसे आपका क्वेश्चन आंसर चाहता है या फिर आपका बहुविकल्प आपके प्रश्न मुझसे अगर चाहते हैं बच्चों, तो कोई भी अगर किसी प्रकार का आपकी क्वेरी है किसी तरह की, कोई आपका सजेशन है, आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी में हो चाहे और विषय में हो, इसमें लेकर आपका एसएसटी वाले में, तो आप मुझसे बेशक तरीके से आप लोग हमसे बोल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ना है, हमको इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, कैसा फॉर्मेट होगा, क्या चीज होगी। आप हर तरीके से मैं आपकी मदद करने के लिए आपको तैयार हूं, बशर्ते कोई भी बच्चा एक बार लाइव जुड़कर हमसे बात करे, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर कोई क्वेरी नहीं है, कोई आपका प्रश्न नहीं है, आप लोग रेडी हैं बिल्कुल एग्जाम के लिए हर तरीके से, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए जैसे आपके समक्ष चैप्टर है, आप उसको ध्यान दीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने चैप्टर शायद ये आपका पहले भी एक बार आप लोग पढ़ चुके होंगे अपने स्तर से। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग आपके इस चैप्टर पर और हम लोग इसको पूरी अच्छी तरह से आपका पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम लोग इसको जानेंगे कि क्या है इस आपके चैप्टर में इतना खास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए चैप्टर नंबर 3 है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में लोकतंत्र और आपका विविधता की बात करेंगे। दो टॉपिक हैं इसमें अपने आप में, ठीक है, दोनों को हम लोग एक एक करके इसमें अच्छी तरह से हम लोग वो आपका देखेंगे और इसमें हम लोग इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं परिचय, क्योंकि जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हो किसी चीज के बारे में, सबसे पहले आपको उसके जो उसका परिचय है, आपको उस परिचय पर आपको जाना होगा और आपको उस परिचय के विषय में जानना होगा कि स्थिति क्या है। देखिए पिछले अध्याय में हमने देखा है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। कह रहे क्षेत्र की विविधता और भाषा। देखिए हमारे यहाँ आपके अलग अलग आपके क्षेत्र हैं, वो आपके रीजन है, एक उनकी भाषा है, एक उनकी बोली है, एक उनकी अपनी प्रकृति है, तो हर तरह से ये चीजें हैं और सबको हमको क्या करना है, हमें सबको साथ लेकर चलने की जो आपकी परंपरा है या फिर कहेंगे लोकतंत्र में जो आपकी सत्ता की साझेदारी है, उसमें सब लोगों को समाहित करके साथ चलने की बात करी गई है। ठीक है, अब देखिए लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती। कह रहे जो लोगों की पहचान है, आप उस पहचान को सिर्फ भाषा के आधार पर, क्षेत्र आधार पर इस तरह से नहीं बना सकते। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, लिंग, धर्म, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी आपके परिभाषित करते हैं। अब देखिए जब पहचान बनती है तो लोग क्या कहते हैं कि एक अपना वर्ग होता है, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, शिक्षक वर्ग, इस तरह से वर्ग, बहुत से धर्म के आधार पर, बहुत से आपके शरीर के आपके बनावट स्ट्रक्चर के आधार पर, लिंग के आधार पर कि पुरुष का ये है, महिलाओं का ये है, इस प्रकार से जातियों के आधार पर कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई राजपूत है, इस तरह से बनती हैं और बहुत से आपके कबीलाई तौर पर, तो इस तरह से भी आपका परिभाषित है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि इस लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान करने की कोशिश करेंगे। और कह रहे हैं जितने भी उनके डिफरेंसेस हैं, चाहे वो आपके सामाजिक समानता को लेकर हो, असमानता को लेकर हो, असमंजस को लेकर हो, इन सब में
जो भी चीजें हैं हम उनको सर्वमान्य कर दें, यानी कि सबकी बातों को सही मानते हुए हम एक आपका सॉल्यूशन यानी कि समाधान देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यानी कि मेन है कि जितनी भी उनकी असमानता है, उन समानता का वैस असमंजस की स्थिति ना बने, सामंजस्य की स्थिति में उनको समान तरीके से उनका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक? यहाँ हम सामाजिक विभिन्न अभिवाजन सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतंत्र राजनीति किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कि क्या चीजें हैं, क्या कारण हैं, कैसे उनको प्रभावित करते हैं। इस तरह से हम सारी चीजों को आपका देखेंगे और इस तरह से आपका जानेंगे। ठीक है? ये देखेंगे, आगे देखिए। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। अब थोड़ा सा कुछ चीजें मिली हैं, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे और फिर उसके साथ आगे बढ़ेंगे। इस पृष्ठ पे छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले में 200 मीटर की दौड़ में पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था और सिर झुकाए मुट्ठी ताने खड़े दो खिलाड़ी खड़े थे। वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कलरे थे। ये अफ्रीकन हैं। इन्हें मकरम से स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। उन्हें जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे पहनकर पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी आश्वेत लोग गरीब हैं, और स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान पहना था जो आश्वेत लोगों को आत्मगौरव का प्रतीक है। कॉलस ने माना कि आश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। क्या पहनी थी? माला पहनी थी। अपने इस प्रतीक और तौर तरीके से उन्हें अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और हाथ में पट्टी बांधे मुट्ठियों में आश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नाइमन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर ही इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ी के प्रति सम्मान जताया। कॉल्सले और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतना ही उचित था। क्या आप उनके काम को राजनीति मानेंगे? पीटर नॉर्मल्स, जो ना कि अमेरिकी थे ना आश्वेत थे, क्योंकि इस विरोध में शामिल हो गए, क्या आपको उनकी जगह ऐसा करते? अब देखिए किस स्थिति उन्होंने बताई है कि ओलंपिक की कहानी है। 1968 में ओलंपिक हो रहा था, उसमें कुछ लोग आपके पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसमें श्वेत और अश्वेत भी थे, यानी कि काले और गोरे। तो जब उन्होंने पदक जीता तो उन्होंने किस तरह से अपना विरोध करा और दूसरे ने आपका किस तरह से आपका समर्थन करा, और उसकी भावनाओं को दिखाई दे रहा है कि एक राष्ट्रगान हो रहा है तो आपका सर झुकाए मुट्ठी बांधे ताने खड़े हुए दो खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, दूसरे के हाथ में ब्लैक दस्ताने टाइप में है, एक आपकी पट्टी बंधी हुई है और मानव अधिकार का स्टिकर है, वो अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरीके से लोगों का एक जो विरोध की स्थिति है, ये जो आपकी चीजें हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग है। ठीक? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए दोषी करार कर दिया और उन्हें पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन हॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी ने
जहां इन दोनों की पढ़ाई की थी, उन दोनों का भी अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवा दी। 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो अर्थी को कंधा देने वाले स्मिथ कार्ले भी थे। अब देखिए, ये रही इन दोनों की मूर्ति। ये इन्होंने क्या किया था उस टाइम, आपका विरोध किया था, अपने जूते उतारे थे और आपके जूते उतार कर जो था आपका ओलंपिक लिया, ठीक है। और ओलंपिक लेकर उसमें जो है ये मानवाधिकार का जो आपका बिल्ला है ये दिखा देखे, हाथ में यहाँ इनके पट्टी बनी हुई थी या ग्लव्स पहने हुए थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो आपके रूल थे किसके बच्चों, ओलंपिक आपके गेम के, ये उन्होंने क्या किया, उसको खंडित किया, यानी कि आपके जो रूल है उनको ब्रेक किया। और ब्रेक करने के कारण क्या हो गया, उनके जो आपके मेडल्स थे वो भी उनको आपके वापस जमा करने पड़े और उन पर आपके बैन भी लग गए। इस तरह से वो कर क्यों रहे थे, असल में वो अपना विरोध प्रदर्शन आपको कर रहे थे पूरी दुनिया के समक्ष, ताकि एक मैसेज जाए कि अश्वेत लोग आपका किस तरह से श्वेत लोगों के बीच अपने आप को आपका सरवाइव कर पा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी कैसी स्थिति है। इस तरह की चीजों को दिखा रहे थे। आइए पढ़िए, एफ्रो अमेरिकन, आश्वेत अमेरिकन यानी कि आश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक आपके शुरुआत में अमेरिका में गुलाम बनाया था। अब देखिए, जिन लोगों को अमेरिका ने गुलाम बनाया था वो लोग अफ्रीकन थे, रंग से काले होते थे, तो वो क्या थे, आपके आश्वेत थे। देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रीको अमेरिकन लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधार भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई, अंततः वह सफल हुआ। और इस तरह से क्या हो गया, सफल हुए। आश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला। नस्लवाद, देखिए जो आपकी नस्लवाद होती है ना, रेसिज्म, दुनिया में पहले इसकी चीजें बड़ी हीनस तरीके से उनको आपका देखा जाता था और लोगों की जो आपकी सोचने की या उनसे व्यवहार करने की जो आपकी दृष्टि थी वो थोड़ा बहुत अलग आपका बदली हुई थी। ये मान लीजिए कि उनके प्रति एक अलग सा रुख आपका रखा जाता था, अश्वेत लोगों के प्रति उनको बड़ी हीन दृष्टि से ही आपका देखा जाता था, जो आपके श्वेत लोग थे उस तरह से। अब देखिए, इसका मानना नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र हुआ। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लिए में हर्जाना नहीं है, यानी कि आपको हिंसा का जो है आपको सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो हिंसा है वो आपकी दूर हो सकती है। आइए बीच बहस में कुछ चीजों को आपका देखते हैं और समझने का अब आपका प्रयास करते हैं क्या किस तरह से है। कुछ दलित समूह ने 2001 में डरबन पड़ता है अफ्रीका में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया। देखिए, इस तरह के आपके सम्मेलन होते रहते हैं कि हम क्या करें, पूरी दुनिया को एकजुट होएं और ये नस्ल, काला, गोरा, इस तरह की चीजों को छोड़कर हम लोग एक राष्ट्र भावना की उत्पन्न करें। तो इस तरह के कुछ क्या हो रहे थे, आपके सम्मेलन हो रहे थे और क्या क्या उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लिया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। उन्होंने क्या बात कर दिया कि आप नस्लवाद को छोड़ दो, आप जाति भेद को भी रखो। देखिए, भारत में कास्टिज्म, जाति भेदभाव के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि मैं ऊंची कास्ट का हूँ, मैं नीची कास्ट का हूँ, आप मध्यम कास्ट के हो। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ कभी ना कभी न्यूज़पेपर में और कुछ ऐसे गांव परिवार में, घरों में, गांव में इस तरह की जो आपके चीजें हैं हमारे सामने देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। और ऐसे खास करके भारत में एक टॉपिक है आपका इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह, एक बहुत हॉट टॉपिक है जो आपका जातिवादी का ही जो आपके रूढ़िवादी लोग हैं
उनकी विचारधारा से उत्पन्न ये चीजें हैं। देखिए, अमनदीप कौर सरकारी अधिकारी हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया है, यानी कि आप जातिगत इस तरह की चीजें नहीं मान सकते, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि अगर कोई इस तरह का काम करता है वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो हमारा आंतरिक मामला है, इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूं, और ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहती कि ये मामला कहाँ उठे, अंतर्राष्ट्रीय मैटर में उठे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोविजन दिया गया है कि आपका इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। तो जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोविजन है तो इसको हम मुद्दा उठाने की कोई आपको जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, ओइनम यानी कि जो आपके समाज शास्त्री हैं क्या कहते हैं कि जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसके लिए मैं खिलाफ हूं। जाति के आधार पर सामाजिक है, जब नस्ल के आधार पर जीव शास्त्रीय होता है तो नस्ल विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा है। अब देखिए, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल कैसी हो गई हैं, अलग हो गई। एक कह रहा है कि उसको हाँ उठाना गलत है, ठीक है, एक कह रहा नहीं कि जाति है आपके समाज से निकली है, वो उसकी बात कर रहा है। अशोक दलित कार्यकर्ता है जो किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना, दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप में जीव शास्त्रीय नहीं है, यह जाति की ही काफी हद तक सामाजिक शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भाव का मामला जरूर उठना चाहिए। अब देखिए, एक व्यक्ति का जो है अलग और आपका विचार आ गया। अब कह रहा है इसमें आपकी राय क्या है, आप किस राय को सही मानते हैं, ये आप जिसको सही मानते हैं क्यों मानते हैं, आप उसका कारण भी एक बार जरूर बताइए। ठीक है, देखिए, समानताएं, असमानताएं और विविध आपका विभाजन। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे, सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। असल में जो ओलंपिक में उन लोगों ने आपके जूते पहन के जो अपने मेडल लिए थे, हाथ में ब्लैक पट्टी बांधे हुए थे, दूसरों ने उसका ऑस्ट्रेलिया जो आपका प्लेयर था उसको उन्होंने आपका समर्थन किया था। असल में वो क्या कर रहे थे, वो आपका विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम भी, ठीक। पर क्या ऐसे भेदभाव सिर्फ नस्ल रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ स्वरूप को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह एक विभाजन क्षेत्रीय और आपके सामाजिक था, ठीक। दोनों स्तर पर आपका मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग आपके अलग अलग आपका भाषा बोलते थे। श्रीलंका का बंटवारा भाषाई और क्षेत्र दोनों के आधार पर आपको दिखाई दे रहा था। इस प्रकार हर सामाजिक में विविधता अलग रूप से, अलग समान तरीके से आती थी, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से आपका दिखाई दी, और इसमें जो भी चीजें हैं उसमें हमने सारी स्पष्ट रूप की जो आपकी चीजें हैं उनको हर एक तरीके से बहुत अच्छे करके, अच्छे से समझ के उनको पढ़ा, देखा और जाना है कि असल में है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, या आपकी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस तरह से हुई है और क्या चीजें हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग आपका अपने इस लेक्चर में आपका विचार करेंगे, ठीक है। देखिए, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म आधारित है। कह रहे कि जितना भी आपका सोशल जो आपको डिवीजन मिलेगा वो बाय बर्थ है, जन्म से है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनने हमारे वंश में बस में नहीं है कि हम किस समुदाय को चुने, हम किस वंश में जाए, ये हमारे पास नहीं है, हमारा अधिकार ही नहीं है। कैसे नहीं है? अब हमें थोड़ा ना पता है कि हम कहाँ जन्म लेने वाले हैं, हम किस वंश में पैदा हुए हैं, क्या हमारी जाति है, किस धर्म के, हमें थोड़ा ना पता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो सकते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ था। जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का अनुभव
अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आपस को देखते हैं और चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग है, उसकी शरीर की क्षमता अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद और चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कह रहे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम जन्म के आधार पर नहीं कर सकते। कुछ चीजें आपकी पसंद और नापसंद के हिसाब से भी आपकी होती हैं। कई लोग अपने माँ-बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म चुनाव लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पैसों, खेल, सांस्कृतिक गतिविधि का चुनने की अपनी पसंद करते हैं। इन सब के आधार पर सामाजिक समूह बनाते हैं और ये जन्म के आधार पर आधारित होते हैं। कैसे होते हैं? जन्म के आधार पर आधारित होते हैं। ठीक है? जैसा हमारा जन्म होगा उसी के आधार पर होते हैं। हर सामाजिक विभाजन आपका विभाजन का स्वरूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यह विभाजन कई बार अलग-अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभाजन सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमा से परे भी सामाजिक और असामाजिक अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया था उसे कार्ल यानी स्मिथ का एक हिसाब से समान थे। दोनों अमेरिकन थे। जब नॉर्मन आश्वेत थे तो पर इन तीनों की एक ही समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ है। देखिए, एक तो अफ्रीकन था, फिर भी ऑस्ट्रेलियन थे, उन्होंने फिर भी उसका विरोध किया। यानी कि वो नस्लवाद के खिलाफ का विरोध कर रहे थे उस समय। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा आपका अच्छे से समझते हैं कि क्या मतलब है इस लाइन का। अब देखिए, मान लीजिए आपका कोई भी धर्म है, आप एग्जाम्पल लेते हैं हिंदू धर्म का। आप हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो अलग-अलग जातियां, अलग-अलग पंथ हैं। कोई जैसे मैंने आपको बताया, कोई राजपूत हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई आपका ब्राह्मण हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, ठीक है? और कोई गुर्जर हो सकता है, कोई आपका मराठा हो सकता है, कोई आपके मालवाड़ी हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये कास्ट है। और पंथ की बात करें तो कोई आपका वैष्णव पंथ को मानता है, कोई शैव पंथ को मानता है, कोई वैष्णव पंथ को मानता है, कोई आपका जो नाथपंथी है वो आपके नाथों को मानते हैं, कोई आपका सिद्धों को मानते हैं, कोई आपको अपनी देवी को मानते हैं, कोई अपने देवता को मानते हैं। तो उनके भी पंथ हैं। यानी कि धर्म में जाति और जातियों में भी अपने पंथ हैं। पंथ मतलब जिस तरह से अपने देवी देवता का स्वरूप में ऐड करते हैं। अब किसी के आराध्य भगवान शिव है तो किसी का आराध्य देवी है, और किसी का आराध्य विष्णु है तो किसी के ब्रह्मा है, और किसी के ब्रह्मा है तो किसी के नाग देवता है, किसी की कोई आपकी देवी कुल देवी है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर एक ही जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी के एक से ज्यादा पहचान होती है। इस तरह लोगों को एक से ज्यादा सामाजिक समूह को हिस्सा देते हैं। दरअसल हम संदर्भ में हमारी पहचान को अलग रूप धारण करती है। ठीक है, अब देखिए एक चित्र को देखते हैं। इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का मतलब क्या समझ में आता है? आपकी कक्षा में अन्य छात्र इसका क्या अर्थ निकालते हैं? देखिए, एक इमेज दी गई है, एक व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी है, उसका सर कटा हुआ है और इस तरह से बैठा हुआ है। इसमें अगर आप पढ़ोगे, इसकी स्टडी करोगे, तो आप इसका क्या मीनिंग निकालोगे? आप थोड़ा एक बार देखिए बच्चों और उसको समझिए। बताइए क्या है ये मीनिंग? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या आप मुझे इस मीनिंग के विषय में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चीजें हैं ये और किस तरह से हैं? आप देखिए,
विभिन्नताओं में सामंजस्य और बाप का टकराव। सामाजिक विभाजन तब होती है जब कुछ सामाजिक अंतर दूरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं, और हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब इस तरह का आपका सामाजिक अंतर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ जाता है, तो लोग यह महसूस होने लगते हैं कि दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे वे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक स्थिति जो है उनका विभाजन की पैदा करते हैं। ठीक, अगर एक सामाजिक असमानता कई आपके समूह में मौजूद होती है, फिर कई लोग एक दूसरे को अलग पहचानने में मुश्किल हो जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कि आपका हित कुछ और है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे समुदाय हैं, उनका हित यानी कि एक ही पॉइंट पर अटक जाए कि हमारा भी हित यही है और आपका भी, तो ऐसे में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तरी आयरलैंड नीदरलैंड का उदाहरण लेती है। दोनों ही ईसाई बहुमूल्य देश हैं, लेकिन यह लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। अब ईसाई देखिए, अब दो वर्ग हैं ईसाइयों के भी। एक हैं आपके प्रोटेस्टेंट, ये जो है प्रोटेस्टेंट, और दूसरे हैं आपका कैथोलिक। ठीक, ये दो खेमे हैं किसके? जो आपका क्रिश्चियन है, जो ईसाई है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहां का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड वर्ग और धर्म के बीच में मेल दिखाई नहीं देता। वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे से घुस जाती है तो गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जैसे ये आपके सामाजिक विभिन्नताएं एक समान कई समूहों में विद्यमान होती है और उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज अधिकतर समाज में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो गया है, छोटा सिर्फ खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा सा देश है, पर वहाँ अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मन और स्वीडन जैसे समरूप समाज भी हैं, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहचाने वाले लोग तेजी से आपका बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर चलते हैं। उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसमें हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसंस्कृति हो गए। कैसे हो गए हैं? बहु आपकी जो संस्कृति है वो हो गए हैं। अब एक शब्द आया है समरूप समाज। ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक संस्कृति या जाति विभिन्नता ज्यादा गहरी नहीं होती, यानी कि जहां पर सामाजिक समानता और संस्कृति चीजें आपकी ज्यादा डीप नहीं होती, ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं? समरूप समाज। ठीक है क्या आपको? अब देखिए, अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, इसमें शायद कोई ऐसी चीज है जो आपके समझ नहीं आई हो। कोई आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो इस टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे बच्चों, पूछिए। देखिए, या तो बच्चों आपको बहुत ज्यादा आता है, आपने सब कुछ पढ़ा, या आपको बिल्कुल नहीं आता है। दो ही चीजें, तीसरी चीज नहीं है। क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति वो होती है कि जब बच्चों को समझने की, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको चीजें समझ नहीं आ रही। और मुझे नहीं लगता आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि जब आप कुछ प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हो। चलिए ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और जो आगे की चीजें हैं उन पर गौर करते हैं और उन पर आपका विचार करते हैं। देखिए, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। ठीक पहली नजर में तो हम राजनीति और समाज विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। कह रहे कि आप राजनीति का और सामाजिक जो आपके विभाजन है, अगर हम इसकी मेल करते हैं तो ये मेल करना ही अपने आप में बड़ा डेंजरस है और बड़ा ही खतरनाक है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के बीच प्रतिद्वंदी का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंदी के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिस्से से राजनीतिक होड़ करने लगते हैं तो इसे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। यानी कि क्या हो, अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभिन्न विभाजनों के हिस्से में राजनीतिक होड़ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका सामाजिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो सामाजिक विभाजन आपका राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। यानी कि सोशल जो आपका डिवीजन है वो आपका पॉलिटिकल डिवीजन में बदल जाता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। और ऐसा कोई भी देश, ऐसे कई देश हो चुके हैं, कह रहे हैं ऐसी चीजें बहुत सारे देशों में जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस तरह की चीजें बहुत आराम से होती है जब भी सामाजिक विभाजन हो। तो किसी तरह की राजनीति, किसी तरह की पॉलिटिकल इंसरेंस, ये सारी चीजें जो हैं आपके पास नहीं होने चाहिए और इनको थोड़ा सा हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और बात करते हैं जो रिजल्ट है उन रिजल्ट का दायरा क्या है, रिजल्टों का परिमाण। ठीक है, परिमाण को रिजल्ट बोलते हैं। उत्तरी आयरलैंड का ही आपका उदाहरण ले सकते हैं कि जो उत्तरी आयरलैंड है हम उसका ही क्या कर सकते हैं, आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह की स्थिति है, क्या चीजें आपकी बनी हुई हैं और उसको समझने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कई देश का एग्जाम्पल लिया और देखा कि आपका किस तरह से आपका नस्ल भेद के ऊपर विश्व में बहुत सारे आंदोलन वो हमको आपको देखने के लिए मिले हैं और कैसे आपका जातिगत को इसका हिस्सा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। किस तरह से हम लोग जो बात कर रहे हैं सामाजिक समानता की, सारे समाज में एक समानता है, इन तरह की चीजों को लेकर आपका विश्व और दुनिया में जो जागृति है और अलग अलग तरह में आपका विरोध भी वो आपको सामाजिक रूप पर हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका जाना। अब इस रिजल्टेंट के पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि भारत की स्थिति को अगर आप लोग गौर करें तो भारत में आप लोग देखिए, अगर हम लोग संस्कृति से बात करते हैं तो संस्कृति में हर 20-50 किलोमीटर में संस्कृति का डिफरेंसेस आपको दिखाई देना पड़ेगा और साथ ही में जो खान पीन, रहन सहन, जो आपकी बोली, जो आपकी भाषा है, उसमें आपको डिफरेंसेस भी आपको दिखाई देंगे। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुभाषीय है, आपका संस्कृति है, बहुजातीय हैं, बहुभाषी धर्म है। इन सबका समाहित रूप आप भारत में आपका देख सकते हैं। सब लोगों के हित समान है, सबको समानता का अधिकार है, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार उनको दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक का ध्यान रखिए, अपना स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।